हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट और सब्जेक्ट कोड है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे ब्लॉक नंबर 2 के बारे में और जिसका नाम क्या था, प्रोडक्शन एंड कोस्ट। तो प्रोडक्शन तो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस यूनिट में, अब हमें बात करनी है कोस्ट के बारे में, यानी कि यूनिट नंबर 6 को हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 2 के। और ब्लॉक नंबर 1 की वीडियोस भी उम्मीद है आप लोगों ने देख ली है, वहां पे हम ऑलरेडी 4 यूनिट्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं ब्लॉक 2 क्या है हमारे पास। ब्लॉक 2 क्या है हमारे पास, प्रोडक्शन एंड कोस्ट, और हम यूनिट 6 है कोस्ट फंक्शन के बारे में। और ये कंप्लीट सीरीज इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही है। तो जो भी बच्चे इसे कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर देना जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। और इग्नू अड्डा का लिंक जो है मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां पे जाके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा वो चैनल भी क्या हो जाए, ग्रो हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक क्या है, कोस्ट फंक्शन। तो नया चैप्टर है, यानी कि हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कोस्ट क्या होती है। तो और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836006 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कोस्ट फंक्शन के बारे में। तो कोस्ट फंक्शन समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कोस्ट का मतलब क्या होता है। कोस्ट का मतलब होता है खर्चा। अब खर्चा किसका, ये खर्चा होता है प्रोड्यूसर का। हम सब जानते हैं प्रोड्यूसर का मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है प्रोडक्शन करना, यानी कि वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है, एक तरह से वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उसे उन गुड्स के जरिए वैल्यू प्रोवाइड की जा सके या फिर उन्हें उस गुड्स के जरिए वैल्यू मिल पाए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कोस्ट के बारे में। तो लेकिन प्रोडक्शन समझ लिया, अब हमें समझना पड़ेगा कि इसका कोस्ट से क्या रिलेशन है। हम सब जानते हैं कि भाई प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, एक तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाए अपने प्रोडक्ट के जरिए। दूसरा उसका सबसे बड़ा मकसद होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, है ना, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमम करना ये प्रोड्यूसर का सबसे बड़ा काम होता है। अब बात आती है कि भैया एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है। तो उसके दो ही तरीके होते हैं, या तो अपने प्राइस को इंक्रीज कर ले, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं माना जाता क्योंकि मार्केट के अंदर और भी कॉम्पिटिटर हैं, कंज्यूमर चीप प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि कॉस्ट को कम कर ले, यानी कि कॉस्ट कम करेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। इसलिए कॉस्ट को समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या खर्चा आ रहा है एक प्रोड्यूसर का। जब हमने पिछले टॉपिक में यानी कि प्रोड्यूसर फंक्शन में बात करी थी कि प्रोड्यूसर को कुछ इनपुट्स लगाने पड़ते हैं, यानी कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने पड़ते हैं जिसके लिए वो अलग अलग तरह की फैक्टर पेमेंट करता है। आप लोगों को याद होगा फैक्टर प्रोडक्शन के कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले एक प्रोड्यूसर रेंट पे करता था, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, लेबर या एम्प्लॉय के बदले वेजेस और सैलरी, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या पे करता था, प्रॉफिट पे करता था, यानी कि प्रॉफिट मिलता था उसे। तो ये 4 हिस्से हैं, ये 4 तरह की क्या हो गई फैक्टर पेमेंट जो एक प्रोड्यूसर को करनी पड़ती है। और अगर ये फैक्टर पेमेंट कम से कम होगी तो बिजनेस के अंदर कॉस्ट कम से कम आएगी, और जब बिजनेस के अंदर कॉस्ट कम से कम आएगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अपने आप ही मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक प्रोड्यूसर उतने ही इनपुट उतने ही आउटपुट जनरेट करता है या फिर उतना ही आउटपुट का लेवल रखता है जिसपे या तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम शो हो रहा हो या तो उसका कॉस्ट मिनिमम शो हो रहा हो, है ना। यानी कि एक प्रोड्यूसर उतने ही प्रोडक्ट बनाएगा, उतनी ही यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा जिसपे उसका या तो कॉस्ट मिनिमम आ जाए या फिर उस पे प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाए। तो ये तो बात हो गई कॉस्ट की। अभी हमें कॉस्ट के बारे में बहुत चीजें समझनी है। हमें ये भी समझना होगा कि प्रोड्यूसर कॉस्ट को कैसे मिनिमम करने की कोशिश करता है और किस किस तरह की कॉस्ट जो है वो एक बिजनेस के अंदर आती है। ये तो मैंने सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करी, भाई रॉ मटेरियल का भी तो खर्चा होता है और भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं एक बिजनेस के, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले समझते हैं इस यूनिट नंबर 6 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव को। तो मैंने आपको बेसिक चीज तो समझा दी, कॉस्ट होता क्या है। अब देखते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं डिस्कस करने होंगे इस टॉपिक के अंदर। पहला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, स्टेट द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन। हमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन कंसेप्ट समझना होगा, यानी कि ये वो पॉइंट होता है
ये वो आउटपुट लेवल होता है जहां पे एक फर्म को जो कॉस्ट है वो सबसे कम आती है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। यानी कि वो आउटपुट का लेवल जहां पे एक फर्म अपने कॉस्ट को सबसे कम रख पा रही है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, ग्राफिकली एंड एनालिटिकली अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन। हमें ग्राफ के जरिए भी इस चीज को समझना होगा कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्या होता है। तीसरा, एक्सप्लेन एंड डिराइव कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन एज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड द कॉस्ट मिनिमाइजेशन। हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, मतलब हमें एक्सप्लेन करना और डिराइव करना है कंडीशनल फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं ऑफ डिमांड फंक्शन एज अ सॉल्यूशन ऑफ द कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन, जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन को अफेक्ट करते हैं और हम कैसे उसे ठीक कर सकते हैं और कैसे उस फैक्टर्स को अपने फेवर में चेंज कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के अंदर। फोर्थ पॉइंट क्या है, सब्सिक्वेंटली डिराइव द कॉस्ट फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ फैक्टर प्राइसेस एंड आउटपुट। हमें कॉस्ट का फंक्शन डिराइव करना भी आना चाहिए, वो भी फैक्टर प्राइसेस के जरिए कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी एक फर्म यूज कर रही है, एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, उसके ऊपर कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है उसके हिसाब से और आउटपुट के लेवल के हिसाब से। फिर जो फिफ्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, एनालाइज एवरेज कॉस्ट। हमें एवरेज कॉस्ट समझना होगा, मार्जिनल कॉस्ट समझना होगा, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन अलोंग विद द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और इनके बीच में रिलेशनशिप भी डिस्कस करनी पड़ेगी। इसका बेसिक कंसेप्ट तो मैं अभी वीडियो के बिल्कुल आखिर में डिस्कस कर लूंगा कि कॉस्ट के कुछ और टाइप भी होते हैं, जिसमें क्या होता है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे अभी बिल्कुल इस वीडियो के आखिरी पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट क्या आता है, सिक्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फंक्शंस। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया था, वहां मैंने आपको दो टाइप जरूर समझाए थे उसके, एक तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ऐसे ही कॉस्ट के भी दो टाइप होते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। यानी कि शॉर्ट रन में कॉस्ट कैसे हो सकती है और लॉन्ग रन में कॉस्ट कैसे हो सकती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका रिलेशन भी है पिछले टॉपिक से, यानी कि किससे, प्रोडक्शन फंक्शन वाले से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी सीरीज को हमेशा टॉपिक वाइज ही कंप्लीट किया करो, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाए। इसलिए मैंने पहले प्रोडक्शन पढ़ाया था, अब बाद में कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब समझते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। एक मिनट वेट करना बस। हाँ तो चलो आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, अ प्रोडक्शन एक्टिविटी इज अंडरटेकन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। हम सब जानते हैं भाई प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर क्यों करता है, एक प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। मानता हूं उसका एक पॉइंट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की तरफ भी होता है, सोशल वेलफेयर भी हो सकता है, सोसाइटी की तरफ भी हो सकता है, लेकिन मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि उसे पता है अगर वो ये सारी चीजें नहीं करेगा तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर का ध्यान नहीं रखेगा कोई प्रोड्यूसर, तो कैसे कंज्यूमर उसके गुड्स को, उसके सर्विस को खरीदेगा ही नहीं। और जब सर्विस और गुड्स यूज ही नहीं करेगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी नहीं हो सकता। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है एक प्रोड्यूसर का, कि वो प्रोडक्शन एक्टिविटी क्यों करता है, ताकि वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। एंड द प्रोड्यूसर डिसाइड्स हाउ मच इनपुट टू यूज टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट। अब एक प्रोड्यूसर ये भी डिसाइड करता है कि उसे किस तरीके से और कितने इनपुट लगाने हैं अपने बिजनेस के अंदर, कितने इनपुट यूज करने हैं टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट, ताकि वो अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, यानी खर्चा कम से कम कर सके। लेकिन इस बात का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि एक प्रोड्यूसर अपने खर्चे को कम करने के लिए चीप प्रोडक्ट यूज करना चालू कर देगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर उसने कॉस्ट कम करने के चक्कर में चीप प्रोडक्ट यूज किए तो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाएगी, और हो सकता है उसका कोई कॉम्पिटिटर एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, तो लोग जो है वो उसकी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। कॉस्ट मिनिमाइजेशन का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि कुछ भी बना के बेच दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो टू यूज टू मिनिमाइज इट कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। हाँ, पर वो कोशिश जरूर करता है कि अपनी कॉस्ट को मिनिमम रखूंगा, एक अच्छी क्वालिटी का गुड्स और सर्विस जनरेट करते हुए भी। तो मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश भी करता है। प्रॉफिट्स आर गिवन बाय डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू अर्निंग्स। अब प्रॉफिट कैसे गिवन होता है कि वो डिफरेंस होता है एक तो रिवेन्यू अर्निंग्स के बीच में एंड द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। कई बच्चे रिवेन्यू को प्रॉफिट मान लेते हैं, भाई रिवेन्यू कभी प्रॉफिट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि किसी ने चाय का ठेला लगा रखा है, तो उसके पास दिन भर में जो भी पैसा आया, क्या उसका रिवेन्यू है सारा, उसका सारा प्रॉफिट है? नहीं, प्रॉफिट नहीं है, वो सारा क्या होता है, रिवेन्यू। क्योंकि रिवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को माइनस करते हैं,
रिवेन्यू में से हम कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। ठीक है, तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं ही अपना एक सेंटर रन कर रहा हूँ ऑफलाइन में, ठीक है, तो क्या जो भी बच्चे मेरे को जो फीस देंगे वो सारा क्या मेरा प्रॉफिट होगा, बिल्कुल नहीं, वो रिवेन्यू होगा। उसमें से मैं इलेक्ट्रिसिटी की बिल पेमेंट करूंगा, रेंट पेमेंट करूंगा, अदर नोट्स वगैरह के खर्चे होते हैं वो सब करूंगा। उन सारे एक्सपेंसेस को हटाने के बाद तब जाके क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू माइनस में कॉस्ट। इस तरीके से हमेशा प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक प्रोड्यूसर जो है ना वो रिवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करता है और कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना रिवेन्यू और कॉस्ट में, प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। और रिवेन्यू बढ़ाने के लिए वो दो चीज़ें कर सकता है। क्या, आपको पहले पता होना चाहिए रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है। रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। भाई आप कितने प्राइस में गुड सेल कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। क्वांटिटी क्या हो गई, एक तरह से आप कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हो, या तो प्राइस को बढ़ा लो, क्योंकि देखो दो नंबरों की मल्टीप्लाई को मुझे इंक्रीज करना है, तो कैसे इंक्रीज करूंगा, या तो मैं इस प्राइस की वैल्यू को बढ़ा लूं या मैं क्वांटिटी की वैल्यू को बढ़ा लूं। तो जनरली जो फर्म है वो रिवेन्यू बढ़ाने के लिए प्राइस को बढ़ाना तो प्रेफर नहीं करती, क्योंकि प्राइस बढ़ाएगी तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग से कंज्यूमर्स कम हो सकते हैं, है ना। तो प्राइस को बढ़ाने की कोशिश नहीं करती, वो क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करती है। अगर एक अच्छा बिजनेसमैन है तो हाँ प्राइस बढ़ता है, बट अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, धीरे धीरे। यूं नहीं कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस बढ़ा दिया, तो ये कभी भी एक अच्छा तरीका नहीं होता। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, रिवेन्यू होता है। अब बात करते हैं भैया कॉस्ट की। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट की, तो कॉस्ट कम करने की कोशिश की जाती है। तो इन दोनों में जितना बड़ा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर गलती से भी अगर कॉस्ट कम हो गई, सॉरी कॉस्ट ज्यादा हो गई और रिवेन्यू कम हो गया, तो क्या होता है, लॉस। और अगर रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर है तो इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना रिवेन्यू जनरेट किया था वो सारा खर्चे में निकल गया, यानी कुछ भी प्रॉफिट नहीं बचा, कुछ भी लॉस भी नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने और आप लोगों को एक्स्ट्रा समझा दी है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट को, कि कॉस्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो कॉस्ट भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जिनमें से दो हमें सबसे पहले समझने होंगे। पहला इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इससे पहले कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। हमने अभी भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करी थी। कौन कौन सी थी वो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये थी या नहीं थी, आप बोलोगे बिल्कुल थी भैया। अब ये है हमारे पास। अब देखो, लैंड के बदले एक प्रोड्यूसर क्या पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, ठीक है, सॉरी लेबर के बदले तो वेजेस देगा, लेबर लिखा हुआ मैंने, कैपिटल का लिख दिया। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और लेबर के बदले क्या देगा वो, वेजेस और सैलरी आप मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर देगा प्रॉफिट। अब एक चीज यहाँ पे समझते हैं कि ये जो ये लिखा हुआ है ना इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब कई जने बोलेंगे कि भैया एक प्रोड्यूसर लैंड के बदले रेंट क्यों दे रहा है, क्या पता खुद की जमीन हो। कई जने सोच भी लेंगे ये कि अगर किसी प्रोड्यूसर के पास खुद की जमीन हो तो रेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, हो सकता है उसने लेबर घर से उठा रखे हो, एक छोटा सा बिजनेस हो जिसमें घर के सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उसे लेबर ही बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो वेजेस का खर्चा नहीं आ रहा। कैपिटल हो सकता है खुद का हो उसका, ठीक है, नहीं खुद का पैसा लगा रखा हो तो मार्केट से पैसा उठाए ना हो तो ब्याज भी भरने की जरूरत नहीं है। और एंटरप्रेन्योर वो खुद हो तो प्रॉफिट भी खुद के घर में आएगा, यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज खुद के हैं उसके पास, तो उसे कोई भी एक खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं होता, इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। हम बिजनेस के अंदर बिजनेस के ओनर को और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट करते हैं। जिन बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, अकाउंटेंसी में कंसेप्ट होता है कि जो बिजनेस का ओनर है और जो बिजनेस है वो आपस में क्या है, अलग अलग चीज है। बिजनेस अलग चीज है, बिजनेस ओनर अलग चीज है। तो यहाँ पे बिजनेस ओनर जो पैसा बिजनेस से निकालता है वो भी काउंट होता है ड्राइंग्स की फॉर्म में, और बिजनेस ओनर जो है जो एक्सपेंसेस करता है, फिर जो खर्च जो पैसा लेके आता है वो भी बिजनेस के अंदर अलग से काउंट किया जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस एंटाइटी और बिजनेस ओनर दो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। वही सेम चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। इस चीज को हमने बात करी है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पेमेंट की, कि भाई लैंड के बदले रेंट आता है, लेबर के बदले वेजेस, आप बोलोगे सब कुछ तो घर का ही है। पर एक बात समझो, अगर वो प्रोड्यूसर उस लैंड को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो मानते हैं कि उसका खुद की लैंड के रेंट नहीं देना पड़ रहा, लेकिन अगर वो बिजनेस नहीं करता तो उस लैंड को किसी और काम में यूज कर सकता था। क्या वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकता था? तो क्या वहां से रेंट नहीं आता?
आता है या नहीं आता रेंट? आता। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कॉस्ट है जो छिपी हुई है, जो हमें दिख नहीं रही, क्यों? क्योंकि वो खुद की चीज यूज कर रहा है, खुद के रिसोर्स यूज कर रहा है, तो कॉस्ट तो फिर भी आई होगी ना। अगर वो उसको बिजनेस में यूज नहीं करता तो वो किसी और पर्पस के लिए उसको यूज कर सकता था, किसी को रेंट पे दे देता तो वहां से पैसा आता। तो यहाँ पे हम इसको भी एज अ एक्सपेंस मान के चलते हैं। हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि ऐसी कोई कॉस्ट है कि एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि अगर वही लैंड हम किराए पे लेते तो हमें कितना रेंट देना पड़ता, तो हम उसको एक्सपेंसेस में जरूर गिनते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं लेबर। भाई लेबर अगर घर की है तो हमें उसको सैलरी या फिर वेजेस नहीं देने पड़ेंगे। एक बात समझो, चाहे आप फैमिली में घर के ही लोग इन्वॉल्व कर रहे हो, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो क्या वो फ्री में काम करेंगे? उन्हें कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वही लोग कहीं बाहर का काम कर रहे होते तो पैसा अर्न कर रहे होते, और अगर अपनी फैमिली के बिजनेस में काम कर रहे हैं और वहां से उनके पास पैसा नहीं आ रहा तो काम क्यों करेंगे? वो कहीं बाहर जाके काम कर लेंगे। वही सेम चीज है कि अगर लेबर चाहे भले ही घर की क्यों ना हो, एम्प्लॉइज घर के क्यों ना हो, लोग क्यों ना घर की हो फैमिली बिजनेस के अंदर, वो भी वहां से पैसा, यानी कि सबका अपना एक क्या होता है, हिस्सा होता है प्रॉफिट के ऊपर। तो लेबर के ऊपर भी क्या आएगी? आती है कॉस्ट, आती है, चाहे वो बाहर से आप लो, क्योंकि फिर आपको उतना पैसा से पे करना पड़ेगा जितना आप बाहर के लोगों को रखते हैं, तो लेबर के बदले वेजेस आती है। ठीक है। कैपिटल मान लेते हैं घर की है, तो आपने घर का पैसा लगा दिया बिजनेस के अंदर, आपके खुद का पैसा था, सेविंग रखी हुई थी, पर सोच के देखो अगर वो पैसा बिजनेस में नहीं लगाते, आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते, क्या वहां से रिटर्न्स नहीं आते? क्या वहां से इंटरेस्ट नहीं आता? तो हम कैपिटल पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हुए चलते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप बदले प्रॉफिट तो जाता ही है। इसका मतलब ये सारी कॉस्ट पता है क्या होती है? इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। कि अगर एक प्रोड्यूसर खुद के रिसोर्सेज, खुद के लोग यूज करता है बिजनेस के अंदर, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आता है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोल के चलते हैं, यानी कि हम उस कॉस्ट को भी कैलकुलेट करते हैं। फिर वही बात, क्योंकि बिजनेस ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, अगर दोनों मिक्सअप हो गई तो बहुत सी चीजों में दिक्कत आ सकती है। वही चीज यहाँ पे देखो, तो मींस द इम्प्लाइड और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। एक मिनट वेट करना, एक मिनट, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो किसकी बात कर रहा था मैं? तो मींस ऑफ इम्प्लाइड और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, जहाँ पे एक ओनर सेल्फ ओन्ड इनपुट्स जो है वो क्या करता है? यूज करता है, यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल्स, कि भाई एक प्रोड्यूसर है जो एंटरप्रेन्योर है, उसने कुछ स्किल्स सीखी, वहां पे खर्चा किया, तो क्या वो खर्चा नहीं हुआ? तो वो भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग अगर कोई पर्सन यूज कर रहा है, यूज्ड एज अ ऑफिस, तो वो भी एक तरह से क्या माना जाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट माना जाएगा फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है। तो ये सारे टाइप होते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट के, यानी कि ये वो कॉस्ट होती हैं जो बिजनेसमैन खुद के रिसोर्सेज लगाता है और उसे मानता है कि ये मेरी कॉस्ट नहीं है, बट ये कॉस्ट काउंट की जाती है। फिर ये क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो बिजनेसमैन बाहर से हायर कर रहा है और ऐसे खर्चे जो उसे बाहर की तरफ करने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल के लिए खर्चा, अगर कोई लैंड ली है, कोई ऑफिस लिया है, उसके बदले रेंट पे करना, मतलब वो खुद की नहीं है, उसके बदले फिर वैसे रेंट देना पड़ेगा। पैसा लिया है मार्केट से तो ब्याज देना पड़ेगा। लेबर ली है बाहर से, वेजेस पे करनी पड़ेगी। ठीक है। या फिर कोई एंटरप्रेन्योर हायर किया है किसी पर्टिकुलर स्किल की वजह से, तो उसके बदले उसे प्रॉफिट का हिस्सा भी देना पड़ेगा और उसका सैलरी बेसिक पे भी रखना पड़े उसे। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस विच द प्रोड्यूसर मेक्स पेमेंट फॉर, जिसके लिए प्रोड्यूसर पेमेंट करता है फॉर पेइंग फॉर रॉ मटेरियल्स। जैसे रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट हो गई, सैलरीज की पेमेंट हो गई, वेजेस की पेमेंट हो गई, ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। पैकेजिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारी कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है। अब ये चीज एक और नोट आया यहाँ पे, इकोनॉमिक प्रॉफिट जब भी हम काउंट करते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग बोथ, तो हम इसको दोनों को इंक्लूड करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी, यूजिंग बोथ द एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। द ऑप्टिमल आउटपुट ऑफ द फर्म इज डिसाइड बाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जो ऑप्टिमल आउटपुट है, यानी कि क्या मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट करना चाहिए बिजनेस को ऑफ द फर्म, इज डिसाइड बाय, वो डिसाइड कैसे होगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, या तो एक फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और वो आउटपुट का लेवल प्रोड्यूस करे जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा हो, और बाय मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, या फिर जो खर्चा आया है बिजनेस के अंदर वो जिस पॉइंट पे मिनिमम है
ठीक, उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट हो गया यहाँ पे कि इकोनॉमिक प्रॉफिट के वक्त दोनों ही कॉस्ट काउंट की जाती हैं। ठीक है, तो बस यहीं तक था। अब कुछ चीज़ें और समझते हैं जो हमें समझने हैं। वो क्या कि टोटल कॉस्ट के कुछ टाइप और होते हैं। एक तो टोटल कॉस्ट खुद होता है, कॉस्ट के कुछ टाइप और होते हैं, जिसमें से एक क्या आया, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। एक क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है, एवरेज कॉस्ट। पहले समझते हैं टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल खर्चा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। मान लो ये मार्कर है, इस एक मार्कर को बनाने 15 रुपया खर्चा आया। कितना रुपया खर्चा आया, 15 रुपया खर्चा आया। और एक प्रोड्यूसर ऐसे ऐसे 1000 मार्कर बनाता है, तो टोटल खर्चा कितना निकलेगा। आप लोग भैया 15 के 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 आ जाएगा, है ना। इतनी मैथ तो आप लोगों को आती ही होगी, तो 15,000 आ गया यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। टोटल कितना खर्चा किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है कि एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना एडिशनल कॉस्ट आ रही है, मतलब एडिशनल प्रोड्यूस करने के लिए कितना एडिशनल खर्चा किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 1000 की बजाय एक प्रोड्यूसर 1 यूनिट सिर्फ और प्रोड्यूस करना चाहता है, तो वो हो जाएगा 1000 1 यूनिट इंटू 15, तो कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बढ़ के हो जाएगा 15,000 15 रुपए, यानी कि एडिशनल कितना खर्चा आया, 15 रुपए आया। बिजनेस में, चलिए तो मैंने नॉर्मल बात करी थी, नॉर्मल सेंस में। बिजनेस में जनरली क्या होता है, कई बार कुछ इनपुट्स को कुछ आउटपुट्स को बनाने में, यानी कि एडिशनल आउटपुट को जनरेट करने में कई बार खर्चा कम भी आ जाता है, कई बार खर्चा ज़्यादा भी आ जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार खर्चा सेम रहे। यहाँ पर मैंने सेम लिया है कि एडिशनल मार्कर जब बनाऊंगा तो 15 रुपए से ही कॉस्ट एडिशनल बढ़ जाएगी, बट कई बार ये चेंज भी हो सकता है कि एडिशनल यूनिट बनाने पे कम खर्चा आ रहा है, या फिर एडिशनल मार्कर बनाने पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है बाकी मार्कर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये तो कि टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को भी निकालो तो क्या निकालोगे, पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट की 1 यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो उसकी। मार्जिनल कॉस्ट निकालना बहुत इजी है। मार्जिनल कॉस्ट का अगर मैं आपको फॉर्मूला समझाऊं तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, TCN माइनस में TCN माइनस 1। इसका मतलब ये होता है कि TCN में से टोटल कॉस्ट जो आई है, ठीक है, उसमें से पिछले यूनिट तक की क्वांटिटी को, पिछले यूनिट तक की कॉस्ट को माइनस कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हमने 1001 मार्कर बनाया तो कॉस्ट कितनी आई थी, 15,015। लेकिन जब हमने सिर्फ 1000 मार्कर बनाए थे, यानी कि 1 यूनिट पीछे चले गए, तो कॉस्ट आई थी 15,000। तो मैंने इसमें से माइनस कर दूंगा, 15,015 में से 15,000, तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। वैसे कुछ चीज़ बता दूं कि MC का एक फॉर्मूला और होता है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला और होता है, और वो क्या होता है, TVCN माइनस में TVCN माइनस 1। बच्चे बोलेंगे ये कौन सा फॉर्मूला आ गया भैया। आप लोगों को याद है मैंने एक चीज समझाई थी कि टोटल कॉस्ट के 2 भाई होते हैं, है ना। एक तो टोटल फिक्स कॉस्ट, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन लेवल की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि फिक्स रहेगा। आप चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 10 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 50 करो, चाहे 5,000 करो, वो फिक्स रहेगा। चेंज किस में आएगा, TBC में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। क्यों, क्योंकि ये पता है कौन से कॉस्ट होते हैं, जैसे फ्यूल के ऊपर खर्चा कर दिया, रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा कर दिया, इसको बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर लेबर के ऊपर खर्चा कर दिया, तो ये चेंज होती है। तो हम जैसे अभी तो फिक्स ही रहेगी, तो मैं कह सकता हूँ जो TC है उसमें मेन बदलाव किसकी वजह से आता है, TBC के, है ना। कि जैसे जैसे TBC बढ़ेगा TC बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि TFC तो फिक्स है। और एक बात और समझाऊं कि अगर एक बिजनेस एक भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता है तो उसका TC और TFC दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि TC फिर क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये वो कॉस्ट होती है टोटल फिक्स कॉस्ट। चाहे एक बिजनेस एक भी आउटपुट प्रोड्यूस ना करे, पर उसे वो ये खर्चा करना ही पड़ेगा, तो ये चीज होती है TFC। ठीक है, तो TC बराबर होता है TFC प्लस में TBC। अगर मैं बात करता हूं एवरेज कॉस्ट की, तो एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो पता है क्या होता है, TC डिवाइड बाय क्वांटिटी, कि टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 15,000 रुपये टोटल खर्चा किया था, ठीक है, मुझे निकालना है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है। वैसे सबको पता है कि 15,000 रुपये आ रही है, पर फिर भी निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला था TC अपॉन क्वांटिटी। TC कितना था, टोटल कॉस्ट था 15,000 रुपये, डिवाइड बाय 1000 प्रोडक्ट हमने बनाए थे, 3 कट की, यानी कि एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है, 15 रुपये आ रहा है, यानी कि हर यूनिट पे मात्र और मात्र 15 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। और एक चीज और आखिरी बता दूं, वो क्या कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, वो निकाला भी जा सकता है
टोटल कॉस्ट के डेरिवेटिव से। दो फॉर्मूले तो लिख ही दिए मैंने यहाँ पे, पर अगर आप लोगों को मान लो टोटल कॉस्ट का फंक्शन दे रखा है और अगर आप उसका डेरिवेटिव कर देते हो तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि कभी भी अगर किसी फंक्शन का टोटल दे रखा है, चाहे टोटल रिवेन्यू हो, टोटल कॉस्ट हो, टोटल प्रोडक्ट हो, टोटल यूटिलिटी हो, और आपको मार्जिनल निकालना है, उसका डेरिवेटिव कर दो, आपके पास मार्जिनल मौजूद हो जाएगा। ठीक है, इनको हम अलग क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे आने वाले टाइम में। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक में, जहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉस्ट मिनिमाइजेशन किस प्रकार से होती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को कॉस्ट का इंट्रोडक्शन समझ में आ चुका है। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से। और भाई प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और वो बच्चे जो इस वीडियो को डेटा पे देख रहे हैं तो वो इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैं डाल चुका हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट्स के बारे में। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाके नोट्स भी ले सकते हैं। और फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।